जो चैलेंज था मेरे लिए वो ये था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा 5 साल का बेटा है जो कि उस टाइम पे 2 साल का था। बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए डॉटर, बीइंग ए हाउसवाइफ, बीइंग ए डॉटर इन लॉ, बीइंग ए मदर, देयर आर मैनी challenges in front of me. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पलता है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2017 में 80वीं रैंक प्राप्त की है। आज मैं आप सबके साथ अपनी प्रेपरेशन जर्नी, मेरे स्ट्रगल्स, मेरी स्ट्रेटजी, मेरे क्या क्या फेलियर्स हुए, हाउ आई ओवरकेम दैट, इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सिविल्स करने का ख्याल मेरे दिमाग में 3 साल पहले आया, 2015 में। इससे पहले मैंने 2 साल स्टेट प्राइवेट सेक्टर में और 2 साल स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम किया है। बैंक में काम करते करते मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं समाज में कुछ पॉजिटिव अपना कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसलिए सिविल्स से बेटर ऑप्शन कोई नहीं था, तो मैंने सिविल्स की तैयारी करने की सोची। सिविल्स की तैयारी के दौरान मेरे सामने काफ़ी चैलेंजेस थे। सबसे पहली बात कि मैंने 2010 में एमबीए की थी और जब 2015 में मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की तो एक लंबा 5 साल का स्टडी गैप बीच में आ गया था। बुक से कट ऑफ होने के बाद और जॉब करने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था कि मैं दोबारा बुक्स टच करूं और वो भी उस एग्ज़ाम के लिए जो कि इंटेंसिव स्टडी मांगता है। दूसरी जो चैलेंज था मेरे लिए वो ये था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा 5 साल का बेटा है जो कि उस टाइम पे 2 साल का था जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की। सो बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए डॉटर, बीइंग ए हाउसवाइफ, बीइंग ए डॉटर इन लॉ, बीइंग ए मदर, देयर आर मैनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी थी, मुझे सबको वक्त देना था और साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी थी। तीसरा था कि मैं मानेसर में रहती हूँ और दिल्ली अगर मैं कोचिंग करने जाऊँ तो मेरे सामने मुझे ना सिर्फ आने जाने में इतना टाइम लगता था, बाकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी जो मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी, जो मुझे लग रहा था कि मैं इतनी महंगी फ़ीस ना भर पाऊँ। तो क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं 4-4.5 घंटे आने जाने में लगा देती हूँ और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मेरे सामने काफ़ी चैलेंजेस थे। इस टाइम पर मुझे पढ़ाई के लिए अराउंड 10 से 12 घंटे निकालने थे और अपनी बाकी जिम्मेदारियों को भी संभालना था। इसके साथ साथ छोटे छोटे चैलेंजेस, जैसे कभी बेटा बीमार हो जाता था, कभी उसकी जिद कि नहीं मुझे आपकी गोद में ही बैठ के सोना है, और बाकी ये छोटे मोटे चैलेंजेस कि नहीं मम्मा रात के टाइम तब सोऊंगा जब आप मेरे साथ में सोओगे। ये छोटी छोटी बड़ी दिक्कतें थी। मैं अगर उसके साथ में उसको सुलाने के चक्कर में अपना टाइम ना दे पाना, तो इसके लिए मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करती थी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से लेकर सुबह 6-7 बजे तक अपनी पढ़ाई करती थी। उसके बाद जब बेटे को स्कूल जाना होता था उसको बेटे के लिए स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसको स्कूल जाने के बाद अपनी बैठ के पढ़ाई करती थी। शाम के दोपहर को 1-1:30 बजे जब वो स्कूल से वापस आता था तो उस टाइम पे तब तक मैं अपना बाकी डेली के रूटीन जैसे नहाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह अपना काम करके, और जब वो आता था उसे खाना खिला के उसे सुला देती थी। उसके बाद जब वो सो जाता था तो मुझे टाइम मिल जाता था कि मैं अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यूसली ध्यान दे सकूं। शाम को उसकी ग्रैंड मदर या फिर उसके फादर आके उसको देख लेते थे और वो उसको खाना खेलना बाहर वो अपने आप करा लेते थे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं होती थी। शाम को वही अराउंड 7:30-8 o'clock के आसपास फिर मुझे अपना रात की एक्टिविटीज़, खाना बनाना एंड ऑल सब करना पड़ता था, और वो 2 घंटे मैं उधर लगाती थी। इसके बाद फ्री होने के बाद मैं फिर से 1-2 घंटे के आसपास पढ़ती थी और फिर फाइनली अराउंड 6 आवर्स के आसपास अपनी सोना मेरा एक रूटीन था।
तो इस तरीके से मैंने अपनी एक रूटीन बना ली थी जो कि मैं फ़ॉलो करती थी कि मैं कोशिश करती थी कि जो टाइम मुझे 2-3 घंटे जैसे जो काम करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मैं घर का करती हूँ, मैं उसको रिफ़्रेशमेंट की तरह लूँ, मेरा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाए और ताकि मेरे को पढ़ने में दोबारा हर्डल ना हो, मुझे ये ना लगे कि मैं कंटिन्यूसली इतना लंबा पढ़ रही हूँ। मैं जो शॉर्ट ब्रेक्स लूँ अपने बेटे के साथ वो मैं इंजॉय करती थी कि ताकि मुझे बीच में ये भी ना लगे कि मैं बोर हो रही हूँ और दूसरा उसको भी टाइम मिल जाए। इस तरीके से मैंने अपना टाइम मैनेज किया। जो न्यू कमर्स स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ए डिसीजन। आप एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लीजिए। एक कहावत है जिसको मैं बहुत रिलीजियसली मानती हूँ, हालांकि डायलॉग ओम शांति ओम मूवी का है, मैंने तो वही सुना था, मुझे नहीं पता ओरिजिनली कहाँ का है, कि अगर आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और ये सही भी है। अगर हम किसी चीज़ को तहे दिल से चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो निश्चय ही भगवान अपनी आशीर्वाद में हमारी मदद करते हैं। मेरी ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, इसमें मेरे परिवार ने मेरा बहुत सहयोग दिया। बहुत बार अप्स एंड डाउन्स भी आते थे, लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या ये हो पाएगा, इतना सारा कंपटीशन है, लोग कोचिंग करके और इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर करके दे रहे हैं, क्या मैं उनके सामने स्टैंड कर पाऊँगी, क्या मैं सस्टेन कर पाऊँगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, पर मैं हमेशा इन सब का एक ही जवाब देती थी खुद से कि मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, अपना बेस्ट दूंगी, अपना बेस्ट करूँगी, ताकि कल को मुझे ज़िंदगी में कभी खुद से मुझे ये ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की। अगर मैंने कोशिश की होती तो मैं पा लेती। मैं खुद के लिए अकाउंटेबल और आंसरेबल बनना चाहती थी, मैंने वही किया। मैंने सोशल मीडिया से कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड से कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था। मैं किसी से बात नहीं करती थी और इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ एंड क्या। और जब कभी अगर मुझे मैंने सारे सोशल साइट ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम, एनीथिंग, मैं टेलीग्राम यूज़ करती थी, बट वो सिर्फ रिसोर्सेज के लिए कि मुझे वहाँ से जो अपने टेस्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं या कोई मटेरियल मिला है मुझे वो डाउनलोड करना है। मैंने हार्डली इस 2-2.5 साल की ड्यूरेशन में, बिकॉज मैंने जनवरी 15 में स्टार्ट किया था, फरवरी 15 में, और ये अभी रिजल्ट आने तक मैं बहुत कम इंटरेक्ट करती थी बाहर फ्रेंड से, लोगों से, सबसे। मैं अपना होल सोल टाइम अपनी प्रेपरेशन पे ही देती थी। बाकी सेकंड अटैम्प्ट में जब मेरा इंटरव्यू रिजल्ट ओनली 7 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक बड़ी डिस्पेयर थी फैमिली में भी कि हम इतना लंबा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एंड तुम छोटी मोटी और कोई जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, तुम्हारे इतने सारे सिलेक्शंस हुए हैं या और भी एग्ज़ाम्स दिए जिसमें सिलेक्शन होते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात ही कहती थी सबको कि मैं जो करूँगी अपना बेस्ट करूँगी, और कोई बात नहीं, सिविल्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये एक एग्ज़ाम ही तो है, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा पे तो दुनिया कायम है। मैं अपनी कोशिश करूँगी, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला जो करेंगे अच्छे करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कंटिन्यूसली मेहनत करती रही। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जो भी, मेरे दिमाग में इस दौरान कोई भी प्लान भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी 100% एनर्जी इस तरफ लगाऊंगी और जिस दिन नहीं होगा उस दिन मैं कुछ और सोचूंगी, बिकॉज इतनी तो मैं कैपेबल हूँ ही कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूँगी, ट्यूशन्स पढ़ा लूँगी या अपना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर की जॉब कर लूँगी, या मैं कोई अपना अलग से कोई टीचिंग प्रोफेशन में चली जाऊँगी। बट मैंने कुछ ऐसा कभी सोचा नहीं। मैंने सोचा कि नहीं, बस मुझे सिर्फ इसी के ऊपर 100% पे करना है। और मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो भी सोचे दिल से करें, तहे दिल से करें, मेहनत करें, ऊंचे सपने देखें और उनके लिए सच में मेहनत करें। सक्सेस आप सबकी होगी। जो बच्चे गाँव में या दूर दराज के इलाकों में हैं, जो कि फॉर्मली कोचिंग नहीं ले पाते हैं या जिनके लिए असेसिबल नहीं है ऐसे रिसोर्सेज, उनके लिए आज के टाइम में इंटरनेट ने सारी डिस्टेंसेस दूर कर दी हैं। सबसे पहले तो साइट्स जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया, फोरम IAS, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इनके कुछ लेख जैसे मोटिवेशनल लेख्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पहले मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया पे विनय सर कुछ लिखते थे मोटिवेशनल, उसके बाद अभी फोरम IAS पे नयावन
लिखते हैं मोटिवेशनल, ये आपको डिप्रेस्ड थॉट से निकालने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. सो फॉर करंट अफेयर्स, फॉर क्वेश्चंस, राइटिंग स्किल्स, यू कैन होली एंड सोली रिलाई अपॉन दीज रिसोर्सेज. बाकी इम्पोर्टेंट इज़ कि आप हार्डवर्क करें और सही डायरेक्शन में आप अपना इनपुट लगाएं. आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं डेली बेसिस पे. मैं छोटे छोटे गोल्स बनाती थी, जैसे आज मुझे ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मुझे अगले वीक में एक बुक कंप्लीट करनी है. इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स बनाती थी और उन्हें कंप्लीट भी करती थी. मेरा टाइम, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं डेली 10 से 12 घंटे पढ़ती थी, कभी इससे एक्सटेंड भी हो जाता था और कभी कम भी हो जाता था, पर मैं डेली के जो गोल्स बनाती थी उनको पूरा करती थी. मेरा फोकस था रिसोर्सेज अपने कम रखूँ लेकिन उनके मल्टीपल रिविजन्स करूँ. सो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए. आप टॉपर्स के रिव्यूज़ पढ़िए, जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप अपने सोर्सेज सेलेक्ट कीजिए और उनके मल्टीपल रिविजन्स कीजिए. आप ब्लाइंडली किसी पर फेथ मत कीजिए कि ये स्ट्रैटेजी उस टॉपर को सेलेक्ट की है. सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस अलग अलग होती हैं और आप अपने बारे में सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं. आपसे बेहतर जज आपका कोई नहीं हो सकता. सो एट द एंड स्वामी विवेकानंद जी के ये थॉट कि उठो जागो और रुको मत जब तक मंजिल न मिल जाए, मैं विराम देना चाहूँगी. अंत में ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक. थैंक यू.